Hello everyone, welcome to my online prep. Here's another revision series for the CAIIB exam 2023. And in this series, we'll be discussing specifically the case study type questions. This series is for paper 3 of our exam, that is Advanced Business and Financial Management. And today we'll start with the module A, chapter 1, that is Basics of Management. सो केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली किसी टॉपिक या अप्रोच के बारे में पूछने की जगह वो एक केस स्टडी या फिर एक सिचुएशन दे देते हैं एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिचुएशन यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन. तो यहाँ पे डायरेक्टली किसी टॉपिक के बारे में नहीं पूछा जाता है. सो केस स्टडी रिक्वायर्स टू स्किल सेट्स. पहले तो हमें theoretical knowledge होनी चाहिए, the theoretical knowledge of the topic, and then we need to have the reading capacity, reading comprehension. तो theoretical knowledge के लिए MCQs covering all these topics they have been uploaded in the separate revision series on the YouTube channel of my online prep. If you haven't yet seen those videos, go see those videos and revise the topics. And then case study type questions के लिए reading capacity develop करने के लिए हम यहाँ पे questions को discuss करेंगे in the MCQ फॉर्मेट. सो दोनों ही चीजें प्रैक्टिस करने के बाद आप इजीली ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं. ये एग्जाम्स में है और आप उनको इजीली सॉल्व कर लें. इसी के लिए ये रिवीजन सीरीज हम यहाँ पर लेकर आए हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन. The question is, Jenny is a young professional who recently started working at a tech startup. She earns a good salary and has been assigned challenging projects. However, she feels unfulfilled and dissatisfied with her job. She often feels that her work is meaningless and doesn't contribute to anything significant. Which level of needs, according to the Maslow's hierarchy, is Jenny struggling with? तो इस क्वेश्चन में पूछा किसके बारे में गया है? मैस्लोज हायरार्की के बारे में. लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछा गया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दी गई हैं. यहाँ पे एक केस स्टडी के बेसिस पे हमें आंसर करना है कि मैस्लोज हायरार्की में किस लेवल में आएगा. सो फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज द मैस्लोज हायरार्की. इट कम्स अंडर द नियो क्लासिकल स्कूल और विच इज ऑल्सो नोन एज द बिहेवियरल स्कूल. इसमें फोकस होता है ह्यूमन बिहेवियर पे, ह्यूमन माइंड पे, क्या मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. ऑल्सो इट इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो मैस्लोज हायरार्की में हम लोग को पिरामिड के फॉर्म में 5 लेवल्स दिए गए हैं. दीज 5 लेवल्स दे मूव फ्रॉम द बेसिक टू द कॉम्प्लेक्स नीड्स. जो लोअर मोस्ट नीड्स होते हैं ये बेसिक नीड्स हैं. जैसे जैसे हम एक लेवल को फुलफिल करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नीड्स की तरफ बढ़ते हैं. एंड एज वी मूव अपवर्ड्स ऑन द पिरामिड वी गेट हायर सेटिस्फैक्शन, higher psychological and mental health, as well as satisfaction in our lives. So lowermost need या basic needs, these are the physiological needs जो कि survival के लिए important होते हैं, जैसे कि water, food, clothing. Then इसको fulfill करने के बाद we move towards safety needs that are related to our health and shelter. After that we have love and belongingness. Love and belongingness family से related, friends, society, एक अच्छा working environment. Then we have self-esteem needs, which is related to the self-worth or self-importance. And finally, the highest need is the self-actualization. जब इंडिविजुअल अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर लेता है, जब वो फुल्ली सेटिस्फाइड होता है अपने लाइफ में. तो यहाँ पे पूछा गया है, बताया गया है कि जेनी के पास एक अच्छी सैलरी भी है, उसको चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं. मतलब कि उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, ये तो फुलफिल हो जा रही हैं. चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है मतलब सेल्फ एस्टीम भी अच्छा है, फिर भी वो अनफुलफिल्ड या डिससैटिस्फाइड है. तो ये कौन से लेवल में आएगा? गिवन ऑप्शंस आर फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, esteem needs or self actualization needs. So this will come under actually D, that is self actualization needs. जब उसकी बाकी सारी needs complete हो गई हैं, वो सब कुछ अचीव कर पा रही है, फिर भी वो अगर dissatisfied है, इसका मतलब वो full potential नहीं अचीव कर पा रही है. So this will come under the self actualization needs. इस तरीके से केस स्टडी सॉल्व किए जाते हैं. Let us see more questions like this. Next question is, Saima is a teacher who has been working at the same school for several years. She has a good salary, supportive colleagues, and a healthy work-life balance. However, she often feels like her contributions to the school go unnoticed and unappreciated. Which levels of needs, according to Maslow's hierarchy, is Saima struggling with? तो हमने अभी डिस्कस किया मैस्लोज हायरार्की में कौन कौन से लेवल्स होते हैं.
अब यहाँ पे गुड सैलरी है, मतलब कि फिजियोलॉजिकल नीड्स उसकी फुलफिल हो जाएंगी, सेफ्टी नीड्स भी फुलफिल हो जाएंगी, सो ये कैंसिल आउट हो गया। देन इसके बाद उसके पास सपोर्टिव कलीग्स हैं, हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस है, तो लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स भी उसकी कंप्लीट हो जाएंगी। वो उसके अलावा अब क्या बच रहा है कि उसको लगता है कि उसका जो काम है वो अननोटिस जा रहा है, या फिर स्कूल वाले उसको ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे, इट इज अंडर अप्रिशिएटेड। तो दिस इज रिलेटेड टू दी वर्थ। इसकी वजह से क्या होगा कि वो जो खुद को इंपॉर्टेंस दे रही है या वो अपनी सेल्फ वर्थ रख रही है वो कम है। सो दिस विल कम अंडर द सेल्फ एस्टीम नीड्स। दिस इज द राइट आंसर, सी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तब होते हैं जब उसको लगता है उसकी वर्थ अच्छी है, फिर भी वो फुलफिल्ड नहीं फील कर रही है, वो क्या कर रही है, उसकी फुल पोटेंशियल उसको लगता है कहीं लैक हो रही है। सो द राइट आंसर इज सी, दैट इज एस्टीम नीड्स। इस तरीके से मैस्लोज हायरार्की को समझ के हम लोग केस स्टडी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी अदर टॉपिक। Now, the question is, Rahul is a manager who believes that his employees are lazy and need to be micromanaged in order to get any work done. He often checks on them and provides detailed instructions as to how to complete their tasks. He feels that his employees are not motivated to work and that they need to be coerced into doing their jobs. According to the Douglas McGregor's theory, which management style is Rahul exhibiting? अब ये किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू द थ्योरी गिवन बाय डगलस मैकग्रेगर, दैट इज द एक्स एंड वाई थ्योरी। यहाँ पे पूछा गया है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं और बताना है कि ये थ्योरी में किस एस्पेक्ट में आता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और वी कैन से यहाँ पे किस तरीके के वर्क होते हैं, द एक्स एंड वाई। कुछ एक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ वाई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो एक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये वो लोग होते हैं जो कि लेजी होते हैं, दे आर डिपेंडेंट, वो नेचुरली मोटिवेटेड नहीं होते हैं, दे डिसलाइक वर्क और उनको कांस्टेंट सुपरविजन चाहिए होता है। दे लाइक टू बी टोल्ड व्हाट टू डू कॉन्स्टेंटली, कि उनको डायरेक्शंस दिए जाएं तभी वो काम करेंगे। दे अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अवॉइडेड बाय देम, एंड दे वांट टू बी डायरेक्टेड बाय सम अदर पर्सन। एंड उसके अलावा इसमें क्या होता है, ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स से ज्यादा ये खुद की नीड्स पे ध्यान देते हैं। सो दे आर सेल्फ सेंटर्ड, उनमें एम्बिशन ज्यादा नहीं होता है, दे प्रेफर टू बी लेड विद सिक्योरिटी, दे वांट सिक्योरिटी। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस या फिर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन वो लोग यूज नहीं करते हैं। एंड बाय नेचर दे रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ चेंज, उनको कोई भी चेंज नहीं चाहिए होता। वाई ऑन दी अदर हैंड, वाई एस्पेक्ट में क्या होता है, वर्क एज नेचुरल प्ले यहाँ पे देखा जाता है, वर्क को नेचुरल प्ले में देखा जाता है। ये इंडिविजुअल्स दे आर हाईली मोटिवेटेड, ये किसकी वजह से होता है, अगर जो एनवायरमेंट है, वर्क एनवायरमेंट, इट इज फेवरेबल, इसकी वजह से वर्क क्या हो सकता है, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन या सेटिस्फैक्शन की तरह काम कर सकता है। जो यहाँ पे बोला जाता है, जो एवरेज मैन है, दे डू नॉट रियली डिसलाइक वर्क, दे आर नॉट अगेंस्ट डूइंग वर्क, उनको काम करना पसंद है। यहाँ पे जो लोग होते हैं दे आर सेल्फ डायरेक्टेड, उनको बहुत ज्यादा डायरेक्शंस की, सुपरविजन की जरूरत नहीं होती है। वो लोग क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेशन यूज करते हैं, दे आर मोर इफेक्टिव टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे एक्सटर्नल कंट्रोल या पनिशमेंट ये वर्क नहीं करता है, एज अपोज टू द एक्स एक्सपेक्ट पीपल, दे आर नॉट बाय नेचर रेजिस्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। इस वजह से वो ज्यादा एक्सपीरियंस को यूज करते हैं, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। ऑल्सो ये क्या कर रहे हैं, ये एक मोटिवेशन की तरह यूज कर रहे हैं, जैसे जैसे काम कंप्लीट होता है वो और ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। सो दीज आर द टू एस्पेक्ट्स गिवन अंडर द एक्स एंड वाई थ्योरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि राहुल जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर है वहां पे एम्प्लॉइज लेजी हैं एंड दे नीड टू बी माइक्रो मैनेज। वो ऑफर उनको इंस्ट्रक्शंस देता है तभी वो अपना काम करते हैं, दे आर नॉट इनहेरेंटली मोटिवेटेड, so they need to be coerced into doing their jobs. So these types of characteristics they come under the X theory. ये X theory के अंदर आता है। So again हमने क्या किया, पहले हम लोग ने थ्योरी देखी, डगलस की थ्योरी क्या X and Y, फिर हमने जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स दिए गए उससे मैच किया, and our right answer is A, that is X theory. Now let us see another question based on this type of theory. Now this question says, John is a manager who believes that his employees are not against doing work and will work hard only if they are given proper motivation. His employees are self-directed and use their creativity to solve problems, and they are working towards the organizational
needs. So according to the Douglas McGregor's theory, which management style is John exhibiting? तो यहाँ पे जॉन क्या कर रहा है, वो मोटिवेशनल फैक्टर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो पनिशमेंट की तरह या फिर मनी एज अ बोनस नहीं यूज कर रहा है, वो मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहा है. सो इट कैन इंक्लूड बेटर फेवरेबल वर्किंग एनवायरमेंट्स, या फिर और क्या हो सकता है, बेटर कोऑर्डिनेशन, या फिर वो लोगों के जो भी उसके एम्प्लॉयज हैं उसके इनपुट्स को यूज कर रहा है, उनके ओपिनियंस को सुन रहा है, एंड ही इज मेकिंग देम फील दैट देयर ओपिनियंस आर वैल्यूड. तो उसके अलावा प्रॉपर मोटिवेशन वो प्रोवाइड कर रहा है उनको. जो एम्प्लॉयज है दे आर सेल्फ डायरेक्टेड, उनको बहुत ज्यादा सुपरविजन या फिर इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है, वो खुद की क्रिएटिविटी को यूज कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, एंड दे आर नॉट सेल्फ सेंटर्ड, rather they are working towards the needs of the organization. So McGregor's theory के अंदर this comes under the Y theory. So the right answer is B. तो हम लोग को पहले तो थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, हम लोग इस थ्योरी के बारे में पता होगा, हम तभी केस स्टडी को समझ पाएंगे कि उसमें एक्चुअली पूछा क्या गया है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The question is, Mohan works as a call center where he interacts with customers over the phone. He enjoys his job and finds it fulfilling to help customers solve their problems. However, Mohan's manager is constantly micromanaging him and providing strict guidelines for every interaction with the customers. Mohan finds it frustrating that he is not given any autonomy to make decisions on his own. Which factor of the motivation hygiene theory is highlighted in this case? तो यहाँ पे question किससे related है? It is clearly related to the motivation hygiene theory. Motivation hygiene theory, which is also known as the two-factor theory or the dissatisfier theory. यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके प्रेजेंट होने से सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं. सो दीज कम अंडर द मोटिवेशन. एंड देन वो फैक्टर्स जो कि होने से कुछ उनका खास असर नहीं होता, बट अगर वो एब्सेंट रहते हैं तो उसकी वजह से डिससैटिस्फैक्शन होता है. सो दिस इज नोन एज द हाइजीन फैक्टर. द हाइजीन factors. That is why it is known as the motivation hygiene theory. This theory, it is given by Frederick Herzberg, एंड इसमें क्या बात हुई है, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अवेलेबल या फिर अनअवेलेबल होने की वजह से मोटिवेशन या फिर बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है. तो यहाँ पे केस स्टडी में क्या दिया गया है, मोहन है, उसको अपना काम पसंद है, वो इंटरैक्ट करता है कस्टमर से, दिस इज फुलफिलिंग फॉर हिम एंड ही लाइक्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. बट उसको क्या अच्छा नहीं लग रहा है कि उसका जो मैनेजर है वो उसको कॉन्स्टेंटली माइक्रो मैनेज कर रहा है, कॉन्स्टेंटली नैग कर रहा है, इतना ज्यादा सुपरविजन उसको नहीं पसंद है. तो लैग क्या कर रहा है, ही इज लैगिंग ऑटोनॉमी. सो द राइट आंसर हियर इज डी, दैट इज ऑटोनॉमी. नाउ मोटिवेशन और हाइजीन फैक्टर्स को अब हम देखें तो मोटिवेशन फैक्टर्स के अंदर क्या आते हैं, वो जो पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं. पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन, इट इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज challenging job, after that recognition in the institution, as well as responsibility and autonomy. तो ये सारी चीजें किस में आती है, ये मोटिवेटिंग फैक्टर्स में आती हैं. सो मोटिवेशन, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Susan works at ABC Corp, a large manufacturing company. She has been with the company for 3 years and has always been a hard-working employee. However, recently she's been feeling increasingly frustrated with her job because she is not getting any salary increments. She has not received any rewards for her hard work, and her manager never provides feedback or status for her contributions. Which factor of the motivation hygiene theory is highlighted in this case? तो हमने ऑलरेडी देखा कि जो मोटिवेशन फैक्टर्स है उसके अंदर क्या क्या आता है, रिकॉग्निशन आता है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, चैलेंजिंग वर्क आता है. अब ये किसकी रिलेटेड बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि उसको सैलरी इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रहे हैं. सैलरी इंक्रीमेंट्स दे कम अंडर द हाइजीन फैक्टर्स. इसमें क्या क्या आता है, स्टेटस से रिलेटेड होता है, देन इट इज रिलेटेड टू द जॉब सिक्योरिटी, fringe benefits and salary. तो यहाँ पे सूजन को क्या लग रहा है कि उसको बेटर सैलरी मिलनी चाहिए पर नहीं मिल रही है. सो द फैक्टर हेयर इज डी, दैट इज सैलरी, एंड इट कम्स अंडर द हाइजीन.
तो हाइजीन फैक्टर्स वो होते हैं जो अगर एब्सेंट होंगे तो डिससैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे. प्रेजेंट रहने से कुछ खास मोटिवेशन नहीं, बट देयर एब्सेंस it will result in dissatisfaction. This is the motivation hygiene theory. Moving on. Next question is, ABC Incorporated is a company that specializes in producing and selling furniture. The company has been in business for over 10 years and has been successful in generating substantial profits each year. However, over the past year, the company has experienced a decline in sales and its profits. The management team has decided to implement changes to improve the company's performance. They have decided to approach a new approach to management that emphasizes a system perspective. Which of the following best describes the system school of management? So इस क्वेश्चन में डायरेक्टली यही पूछा गया है कि सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है. केस स्टडी के हिसाब से क्या है, इसमें जो कंपनी है ये प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग फर्नीचर इसमें इन्वॉल्व है. देन ये 10 ईयर्स से इस बिजनेस में और प्रॉफिट उसने जनरेट किया, बट पास्ट ईयर में क्या हो रहा है, इसमें डिक्लाइनिंग सेल्स एंड प्रॉफिट देखने को मिला है. इसके लिए इन्होंने सिस्टम अप्रोच को यूज किया है. तो इसके अकॉर्डिंग अब सिस्टम अप्रोच का मीनिंग क्या होता है. तो सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट डज इट propose? A management school that focuses on the social and psychological aspects of work. A management school approach that emphasizes the importance of individual differences. C. A management approach that views organizations as complex systems with interconnected parts. Or D. A management approach that emphasizes the importance of employee motivation and job satisfaction. तो सिस्टम्स अप्रोच में एक्चुअली क्या होता है, ये फोकस करता है इंटरकनेक्टेडनेस पे. जितने भी पार्ट्स हैं वो देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें रूट कॉज क्या हो सकता है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम. तो अगर डिक्लाइन हो रहा है सेल्स या प्रॉफिट में तो उसका रूट कॉज क्या है. क्या ऑपरेशंस की वजह से कोई दिक्कत है, मैनेजमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर प्रॉब्लम किसमें आ रही है, मार्केटिंग में आ रही है. तो ये हर एक पार्ट को एज अ होल देखता है. इंटरकनेक्टेडनेस मतलब किसी भी एक पार्ट में या किसी भी एक फंक्शनिंग में अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो बाकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी अफेक्ट करेगा. इसीलिए यहाँ पे सिस्टम स्कूल बोला जाता है इसको. एंड हियर द राइट आंसर इज सी, दैट इज अ मैनेजमेंट अप्रोच दैट व्यूज ऑर्गेनाइजेशंस एज complex systems with interconnected parts. So organizations, any area, one area can have huge impact on other areas of the organization. So जो सेल्स और प्रॉफिट है, यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है. उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं. इट कैन बी कॉज बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स. So by adopting the systems approach, what the company can do is the management team can identify the root causes of the problem and then develop solutions accordingly that will address the interconnected parts of the organization as a whole. क्योंकि उनको पता नहीं है कि सेल्स में प्रॉफिट में डिक्लाइन क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है. इसीलिए उन्होंने सिस्टम पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट किया है पता करने के लिए कि रूट कॉज क्या है. सो द राइट आंसर इज सी, that is a management approach that views organizations as complex systems with interconnected parts. Moving on. The question says ABC Manufacturing is a company that produces various components for automobiles. The company has been experiencing problems with low product quality and high defect rates. As a result, the company has been losing customer and market share. To address these problems, the company's management has decided to implement the Total Quality Management Principles. What is the final step in the TQM process? तो यहाँ पे TQM प्रोसेस को अडॉप्ट किया क्यों गया है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, क्वालिटी एज वेल एज डिफेक्ट्स की. एंड कस्टमर्स लूज हो रहे हैं तो लॉयल्टी की भी. तो TQM प्रोसेस को इसीलिए इंप्लीमेंट किया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं या फिर दे वांट द कस्टमर्स टू बी लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन. TQM के अंदर कुछ अप्रोच है, मेन एलिमेंट्स हैं. पहले क्या जरूरी है, इसका एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट. एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करना, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना. अगर जो एम्प्लॉयज हैं इनके पास इफेक्टिव स्किल्स हैं, ट्रेनिंग है, तो फिर ये क्वालिटी इश्यूज को प्रिवेंट कर सकते हैं. सेकेंड इंक्लूड्स फोकस. द फोकस शुड बी ऑन द कस्टमर. कस्टमर की नीड्स क्या है, जो भी नीड्स है उनके एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो लॉयल रहेंगे, कस्टमर शेयर नहीं लूज होगा. थर्ड इन्वॉल्व स्टैंडर्डाइजेशन. जो भी हम लोग स्टैंडर्ड्स यूज कर रहे हैं फॉर कंपेयरिंग विद द कॉम्पिटिटर्स और फॉर सेल्फ इवेल्युएशन, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए. एंड फोर्थ इन्वॉल्व्स
कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग, हम जो भी स्टेप्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चेंजेस के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, उसको कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर करना ताकि देखने के लिए वो एक्चुअली वर्क कर रहा है कि नहीं. सो दिस इज द फाइनल स्टेप. द राइट आंसर इज ए, दैट इज कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर एंड इम्प्रूव प्रोसेसेस. पूरे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर करना जरूरी है, सुपरवाइज करना जरूरी है ताकि प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सके, किसी भी डिफेक्ट को वहां पे देख के उसको सॉल्व किया जा सके. अब TQM प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? देयर आर 14 प्रिंसिपल्स. जैसे कि क्या क्या आता है? कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस, उसके अलावा अडॉप्शन ऑफ द न्यू फिलोसफी, स्टॉपिंग द लोएस्ट बिड सिस्टम, सीजिंग डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन, then instituting leadership. It also involves eliminating any kind of arbitrary numerical targets, then permitting the pride of workmanship, action for achieving transformation and so on. कुछ principles है TQM के जो कि use किए जाते हैं which can improve the quality, help us detect any kind of defect as well as improve the customer loyalty to the organization. So the right answer is A, continuously monitor and improve processes. Next. The question says a software company has been experiencing a decline in sales for its flagship product. The management team is unsure of the reason for the decline and is considering various strategies to reverse the trend. The company hires a management consultant who recommends a contingency approach to the management. The consultant suggests that the management team should analyze the situation and develop a unique solution based on the specific circumstances. What are the primary recommendations made by the management consultant? Given options are implement a standardized management approach, adopt a contingency approach to management, increase advertising spend for the flagship product, or cut costs to implement the profitability. तो यहाँ पे कंटिजेंसी अप्रोच की बात की तो सबसे पहले तो कंटिजेंसी अप्रोच क्या होता है? ये रिएक्टिव होता है. इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी यही है, ये रिएक्टिव होता है, प्रिवेंट नहीं करता. जब कोई सिचुएशन हो गई है तो उसमें रिएक्ट करता है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया. इट्स फेलियर टू बी प्रोएक्टिव एंड फॉर प्रोवाइडिंग सम स्टैंडर्डाइज्ड प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स. तो यहाँ पे एक्चुअली इसमें क्या बोला गया है, जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं, कि किस तरीके से बिहेवियरल स्कूल को, सिस्टम स्कूल को, मैनेजमेंट को, इसको कंबाइन किया जा सकता है. एंड देयर इज नो यूनिक वे ऑफ प्रोवाइडिंग सोल्यूशन और मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे किसी बिजनेस को लीड करने के लिए एक पर्टिकुलर अप्रोच नहीं यूज कर सकते, हमें हर एक अप्रोच को इंटीग्रेट करके फिर अपने लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी होती है. सो द बेस्ट और द ऑप्टिमल वे would always depend on the contingent or the internal as well as external environment. तो internal और external environment दोनों को consider करना यहाँ पे जरूरी होता है. तो एक standard solution नहीं हो सकता जो कि हर एक business situation पे apply हो. जो लीडर है उसको डील करना पड़ सकता है अलग अलग सिचुएशन से, अलग अलग सेम ही सिचुएशन अलग तरीके से उसको फेस करनी पड़ सकती है. ये वो कैसे उसको डील करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन देयर लीडरशिप स्टाइल. अब लीडरशिप स्टाइल को डिफाइन किया गया था इस अप्रोच के अंदर. देयर वर टू स्कूल्स. फर्स्ट वाज द ओहायो स्टेट एंड सेकंड वाज द यूनिवर्सिटी ऑफ द शिकागो फाइंडिंग्स. तो ओहायो की फाइंडिंग्स अलग थी, शिकागो की फाइंडिंग्स अलग थी. ओहायो के अंदर जो लीडर बिहेवियर है उसके अंदर क्या था, वो कंसिडरेशन लीडर बिहेवियर कहलाता है. यहाँ पे द लीडर बिलीव्स इन बिल्डिंग अ गुड रैपोर्ट विद द सबऑर्डिनेट्स एंड हैविंग गुड इंटरैक्शन और पर्सनल रिलेशनशिप विद देम. वेयर एज जो रिलेशन ओरिएंटेड है उसमें क्या होता है, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट में बिलीव करता है. इट एम्पावर्स पीपल. फिर इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर लीडर बिहेवियर ओहायो के अंदर था, उसमें भी क्या था, वो प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग पे बिलीव करता है. प्लानिंग के लिए, शेड्यूलिंग के लिए या फिर डिफरेंट रोल्स को कैसे अलाइन करना है उस पर फोकस होता है. और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में टास्क ओरिएंटेड बिजनेस है, मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, बिजनेस गोल्स के ऊपर. इट एम्फसाइजेज ऑन प्लानिंग, डिफाइंस द प्रायोरिटीज. ये लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं. अकॉर्डिंगली जब यहाँ पे इसको यूज किया जा रहा है तो इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी एक वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है. मतलब कि वहां पे सेल्स डिक्लाइन हो रही है फ्लैगशिप प्रोडक्ट की. उसने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ऑर्गेनाइजेशन ने कंसिडर की कैसे रिवर्स किया जाए. तो फिर अब कंसल्टेंट को जब उन्होंने अपॉइंट किया है तो क्या सजेशन दे रहा है, दे आर सजेस्टिंग टू अडॉप्ट अ कंटिजेंसी अप्रोच टू मैनेजमेंट. कंटिजेंसी अप्रोच किस तरीके से मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है. सो द राइट आंसर इज बी, दैट इज अडॉप्ट अ कंटिजेंसी अप्रोच टू मैनेजमेंट. मूविंग ऑन.
The next question is ABC Incorporative is a company that has been in business for 20 years. It is a medium sized enterprise that employs approximately 200 people. Over the past few years, the company has been experiencing a decline in sales and customer satisfaction ratings. The management team has decided to adopt a learning organizational approach to improve the company's performance. They have initiated several training programs for the employees and have also implemented the new knowledge management systems. As a result, the company's sales and customer interaction ratings they have improved significantly. Now the question is, how did ABC Incorporative implement the learning organizational approach? तो ये कंपनी ये 20 ईयर्स से वर्क कर रही है, बट कुछ सालों से उसने क्या देख रही है कि उसका जो डिक्लाइन, सेल्स भी डिक्लाइन हो रही है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी कम हो रहा है. तो उसने क्या किया, उसने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच को अडॉप्ट किया. अब उसने बहुत सारे तरीके यूज किए, जैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम यूज किए एंड न्यू मैनेजमेंट सिस्टम भी यूज किया. इसकी वजह से सेल्स इंप्रूव हो गए. तो अब क्वेश्चन क्या है कि कैसे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच को अडॉप्ट किया गया है. ऑप्शंस आर बाय लेइंग ऑफ एम्प्लॉइज, by implementing the new management systems, by reducing the employee benefits, or by outsourcing some of their business processes. तो यहाँ पे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि learning organizational approach होता क्या है. यहाँ पे continuous environmental as well as technological changes पे focus होता है. अगर कोई organization वो environment या technological जो भी external factors हैं as well as जो internal factors है उसके changes को ignore करती है, तो फिर उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है. तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जिसमें सारे ही एम्प्लॉयज ये पार्टिसिपेट करते हैं. ऑल ऑफ देम आर इन्वॉल्व और दे टेक पार्ट इन आइडेंटिफाइंग एज वेल एज सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स जो भी वो फेस कर रहे हैं. तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉन्टिन्यूसली कैपेसिटी को एनहांस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. दे कैन लर्न टुगेदर सो दैट दे कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो ये इस एंगल से डेवलप किया जाता है, दैट इज नोन एज द प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एंगल से डेवलप करते हैं या अडॉप्ट करते हैं. इसका पर्सपेक्टिव एफिशिएंसी पे नहीं होता है, बल्कि इस पे होता है किस तरीके से टीम वर्क, एम्प्लॉयज को इम्प्रूव किया जा सकता है, उनको एम्पावर किया जा सकता है, एंड दे शेल हैव एन ओपन इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट किया गया है, दे हैव बीन इम्प्लीमेंटिंग द न्यू नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम. किस तरीके से एम्प्लॉयज के नॉलेज को यूज किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, ताकि सेल्स को इम्प्रूव किया जा सके. अब जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर 5 डिसिप्लिन है. These 5 disciplines are: first, it is related to personal mastery. मतलब किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती. इट कैन relate to developing the capacity of the employees to achieve the personal goals. ऐसा environment क्रिएट करना जो कि ग्रोथ को, एम्प्लॉय की मोटिवेशन को, पर्सनल विजन को और ज्यादा मोटिवेट करता है. सेकेंड इंक्लूड्स शेयर विजन. शेयर्ड विजन, जितने भी इन्वॉल्व है, एम्प्लॉयज हो या फिर मैनेजमेंट हो, दे शुड फील दैट दे आर participating in the growth of the organization. Third involves the mental models. mental models मेंटल मॉडल ये असिस्ट करता है किस तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है किसी भी अजम्पशन का या जनरलाइजेशन का. सो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड व्हाट समवन सेड. फोर्थ इंक्लूड्स टीम लर्निंग. टीम लर्निंग मतलब कि यहाँ पे ह्यूमिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. टीम मेंबर्स दे हैव टू बी विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिफ्लेक्ट अदर वेज. अपने अलावा दूसरे लोग के ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट करना आना चाहिए. एंड फाइनली इंक्लूड्स इट्स द सिस्टम्स थिंकिंग. सिस्टम्स थिंकिंग, किस तरीके से जो इंटर रिलेटेड चीजें हैं, इंटरकनेक्टेड चीजें, वो कैसे वर्क कर सकती हैं. यहाँ पे पर्सनल साइलोस के अलावा हम लोगों को वर्क करना है, होल पिक्चर देखना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ ईच पार्ट इज कनेक्टेड. एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज ऑलवेज हेल्पफुल टू ट्राई टू फाइंड इम्प्रूव्ड एंड इनोवेटिव वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, एंड ताकि हम लोग कॉम्पिटिशन में आगे रह सकें. देन इफेक्टिवनेस इंक्रीज करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी इंक्रीज करता है. लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हायर प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट देता है. ऑल्सो इट हेल्प्स इन एनहांसिंग द इमेज ऑफ द कंपनी. सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच. और यहाँ पे हम लोग को साफ दिख रहा है कि सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए न्यू knowledge management system improve किए गए हैं. So the right answer is B, by implementing the new knowledge management system.
So that's all for today. We have completed the chapter 1 of module A, that is basics of management. और ये हम लोग ने केस स्टडी क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं. केस स्टडी क्वेश्चंस एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आपको आइडिया हो कैसे इनको सॉल्व करना है. इसके लिए पहले तो हमें थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए. थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए आपको हर एक टॉपिक रिवाइज करना ज़रूरी है, जो कि आप यूट्यूब चैनल पे माई ऑनलाइन प्रेप की रिवीजन सीरीज है एमसीक्यूज के फॉर्मेट में, आप उसको रेफर कर सकते हैं. देन केस स्टडी को, क्योंकि ये क्वेश्चंस कुछ लेंदी हो सकते हैं तो ये टाइम टेकिंग हो सकते हैं, उसके अलावा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है. उसके लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस करने से आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. तो अब इसके अलावा हम लोग बाकी सारे चैप्टर्स में भी जितने केस स्टडीज पॉसिबल है उनको डिस्कस करेंगे. So do like the video and subscribe to the channel of my online prep so that you do not miss any video. These videos are very important for your preparation. Now we'll meet again in the next video. Till then, keep learning with us. Thank you.